आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा हो, तब चाहे वो दीपक लेकर के गुजर समाज गांवों में गया हो, समाज को संगठित करने के लिए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को त्यागने के लिए, उस समय भी बहुत से बुजुर्ग इसमें बैठे जो उस समय 4 पहिया की गाड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, पैदल चलते थे, गांव में जाकर के पड़ाव करते थे और समाज चेतना, सामाजिक संकल्प लेकर के विकास का योगदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आदरणीय श्रद्धेय पथिक साहब की जन्म जयंती है और पथिक साहब के जीवन के बारे में आप और हम सब लोग कहीं कहीं उन्होंने अध्ययन किया। उनके जीवन से यही निकल के आता है कि हमको अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति अपने संघर्ष में निश्चित रूप से सफल होते हैं। हम जिस कौम में हमने जन्म लिया, उसकी आप दूर दराज के इलाकों में यदि नजर डाल के देखें तो हमारा जो रहन सहन बसावट है वो अधिकतर पहाड़ियों के आसपास घने जंगलों में या दूर दराज के क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके पीछे कारण है लॉजिक, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमेशा लड़ी और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने में लोगों को नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। उस व्यवस्था में शामिल होने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी कारण चूंकि बीच में इस देश पर विदेशी आक्रांताओं का कब्जा रहा और विदेशी आक्रांताओं का जब कब्जा रहा तो उन लोगों को अपने ठिकाने भी उसी तरह से बनाने पड़ते थे। लेकिन आज जो समय है, इस वर्तमान युग में हम और आप जी रहे हैं, हमको चिंतन और मनन करना पड़ेगा और एक संकल्प लेकर के अभियान चलाना पड़ेगा कि हम लोगों को संस्कारित करके भारतीय संस्कृति को प्रेरित कैसे करें। आज सबसे बड़ी चुनौती है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उस चुनौती को स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो चुनौती इसलिए बड़ी है कि आधुनिक युग में इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हर व्यक्ति अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ साधनों का उपयोग करता है। ये जरूरी भी है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री उन्होंने जो संदेश इस देश में देने का काम किया, उन्होंने ये कहा है कि यदि हम विरासत का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि हमारे पूर्वज कौन थे, उनका क्या योगदान था, उनकी क्या दिनचर्या थी, उनके क्या विचार थे। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले हमारी विरासत को नष्ट करने का संकल्प लिया था। वही तो कारण था कि राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई, सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, भगवान देवनारायण के मंदिरों पर भी मुझे आज पता है कि मांडल में एक मंदिर पर ताला लगा। ये संस्कृति मिटाने की साजिश उस समय की थी लोगों। उस संस्कृति को और विरासत को जिंदा रखने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। यदि विरासत जिंदा रहेगी, हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, तो वर्तमान समय में वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कुटुंब परंपरा टूट गई, एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं और एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा संस्कार टूटता जा रहा है। यदि मैं गलत कहूं तो आप टोक देना। जो अपने आप को हाईटेक और विकसित व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करते हैं ना, उनके बेटे को अपने परदादा का नाम पता है। हम विजय सिंह पथिक जी जयंती क्यों मना रहे हैं? हम इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने देश और समाज के लिए कुछ किया और देश और समाज के लिए कुछ किया था, तो आज हम बिरला ऑडिटोरियम में बैठ के उनकी चर्चा करें। तो मैं परिवार के सभी मेंबरों से कहना चाहूंगा, वो जहां भी कहीं है, हो सकता है यहाँ से विकास करके वो अमेरिका चले गए,
यूरोप के देशों में चले गए, लेकिन उनको वहाँ पहुँचाने में योगदान उनके पिता का, उनके बाबा का, उनके परदादा का है, उसको हमें भूलना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम कुटुंब परंपरा को पुनर्जीवित करें। उसके फायदे जब कुटुंब परंपरा संरक्षित होकर के चलती है तो वैचारिक समन्वय बनता है, आपसी दरार कम होती, एक दूसरे में सहयोग की भावना बढ़ती। कहीं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कार्य का बंटवारा हो जाता है तो मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। और मानसिक तनाव जब कम होता है तो स्वच्छंद रूप से हमें दिए हुए कार्य को हम पूरा करने के लिए मजबूत होते हैं, उसको पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं। इसलिए हमको और आपको उस विरासत के संरक्षण पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण पिछले 28 जनवरी को भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली मानासेनी डोंगरी पर इस विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता भारत के प्रधानमंत्री उनको ढोक देने के लिए आए। हमको समझना पड़ेगा कि एक छोटी सी डोंगरी, वहां भगवान देवनारायण जी का प्रकाश और वहां देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता उनके दर्शन करने के लिए आए। इसका मतलब हमको अपनी विरासत का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज हम जिस बिरला ऑडिटोरियम में बैठे हैं, यदि विरासत संरक्षण नहीं करते तो इन बनाने वालों को बिरला का नाम रखने की क्या आवश्यकता थी? ये इसलिए रख रहे, उनकी संपत्तियां हैं, उनकी आने वाली संतानों ने ट्रस्ट बनाए, ट्रस्ट बना करके उन बुजुर्गों का नाम आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। हम अपनी पुरानी गायन परंपरा को छोड़ गए, हम अपने पुराने रहन सहन को छोड़ गए। हमारी संस्कृति की यही पहचान है कि अन्य समाजों के लोग यदि दिल्ली और जयपुर आते हैं तो वो ढूंढते हैं धर्मशाला और होटल, और हमारा व्यक्ति आता है तो कहता है कि 2 घर गुजरों के किस मोहल्ले में, वहीं जाके सोए। ये कम्युनिकेशन का तरीका था कि हमारे लोगों की जान पहचान होगी, संस्कृति की चर्चा होगी और उसके बाद सामाजिक विकास की हम चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, विरासत का संरक्षण हो। संस्कृति और विरासत के संरक्षण के साथ आधुनिक युग में, क्योंकि लोग कहते हैं ना हमको तो हाईटेक बनना पड़ेगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर। नई शिक्षा नीति 2020 में उन्होंने कहा है कि हम बच्चे पर बोझ नहीं बने, उसकी दिशा है, उस दिशा में वो जाने वाला व्यक्ति है तो उसी प्रकार की शिक्षा उसको ग्रहण कराने का। आज कोटा में जो सुसाइड के केस बढ़े, उसके पीछे कई कारण ये भी आते हैं कि वो करना कुछ चाहते हैं और परिवार कराना कुछ। हम आप सब लोग चिंतन और मनन करने के बाद अपने बच्चे बच्चियों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण कराएं, लेकिन संस्कारी शिक्षा भी ग्रहण कराएं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट के रूप में गया, गारूलाल जी में कुछ नहीं था उसमें, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुलाया। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी जो हमारी उसमें तमिलनाडु में, वहां मुझे चीफ गेस्ट बुलाया और मैं वहां भी गया। मैंने वहां स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों को शिक्षा देते वक्त पहले संस्कारित शिक्षा देनी चाहिए। संस्कार
बचेंगे तो मानवता बचेगी, और मानवता बचेगी तो ये देश बचेगा। इसलिए नौजवान साथियों, 2-3 संकल्प आज लेने चाहिए। उनको संकल्प लेना चाहिए कि आधुनिक भारत में सरकारों द्वारा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को कैसे मिले। और मैं इस मंच से कह देता हूं, कहीं किसी व्यक्ति को राजस्थान के किसी भी कोने में आपत्ति आए तो आपका बेटा जयपुर में रखा है। हमको संकल्प लेना चाहिए कि जो लोग संगठनों के हिसाब से संगठन चलाने वाले लोग अपने टिकटधारी नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों को समाज के बीच में बैठा करके उनको एहसास कराने करना होगा। मैं गुजर महासभा का बड़ा व्यक्ति, टिकट मिल गया रवाना जी को, इनको हराने के लिए मिल रहा हूं। बहुत सही, काहे की गुजर महासभा, बहुत सही, बहुत सही। ये संकल्प लो। मैं तो कानूनलाल जी से कहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभियान चलाइए, तभी सुधरेगी। तो आपने अपने संगठन में इसका पालन किया, और ये हमारा मात्र संगठन है राजस्थान गुजर महासभा, आज का नहीं है, 100 साल पुराना। कितना नुकसान हुआ हमको पिछले चुनावों में, 2018 से 23 तक, उसका विचार आपको करना चाहिए। युवा गुजर महासभा को एक संकल्प और लेना चाहिए। वैसे तो माननीय कर्नल साहब के आंदोलन के बाद कोई बच्ची ऐसी रही होगी जो स्कूल नहीं जा रही, सबसे ज्यादा जागृति चाहिए तो बच्चों को, और राजस्थान गुजर महासभा का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन फिर भी अपनी टीम को नीचे तक गठन करिए। और अच्छी बात कही आदरणीय कानूनलाल जी ने, हम युवाओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण बाद में करें। आप जिला हेडक्वार्टर पर मात्र 50-50 लोगों का प्रशिक्षण आयोजित करें। 50 युवा जो पॉजिटिव सोच के हो, सकारात्मक सोच रखते हो, उन लोगों को प्रशिक्षित करिए। और प्रशिक्षण में यही बात करिए कि समाज की एकजुटता, सबको शिक्षा मिले, सब लोग स्किल से जुड़े, सब लोग संस्कृतिवान हो, संस्कारवान हो। दादा, मामा, दादी, चाची, काकी, ताई, बुआ, सबको जानने वाले लोग हमको बहुत आवश्यक है। यदि इस तरह की बात हो गई तो जो ये नस्ल है ना, ये नस्ल ठीक रहेगी, वरना तो नस्ल मिट गई तो हम और आप किसी को पहचान नहीं पाए। आप लोगों ने 2-3 बातें हर आदमी को भी कही। मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं, चर्चा हो रही थी कि माननीय गोविंद सिंह जी गुजर साहब के बाद यदि गृह विभाग का जिम्मा मिला है तो आपके बेटे को मिला है। और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले से आए, तो आपको कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है। जो आप सोचते हो ना, वही काम में करो। आपके भाई को इतना ताकतवर बना के रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, और ये कोई चुपचाप भी नहीं हुआ। दिल्ली से लेके जयपुर तक कानूनलाल जी को पता है, विजय फैसला जी, सब लोगों ने चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा भाई गुजर गाय पालता है, इसको गोपालन दे दो। मैंने कहा साहब गाय तो
पालते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल गायों का भक्षण करने लग गए हैं, इनका दुरुपयोग करते हैं, तस्करी करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको पुलिस विभाग दे दो। मैंने कहा साहब पुलिस विभाग दे दिया, मैं गाय को बचा भी लूंगा, लेकिन गाय दूध देती है, इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, डॉक्टर चाहिए, दूसरे चाहिए। तो उन्होंने कहा इनको पशुपालन भी दे दो। मैंने कहा साहब और थोड़ी सी बात है, मैंने कहा साहब ये जो दूध जाएगा, दूध इकट्ठा करेंगे, डेयरी भी चाहिए, बीएमसी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी नेता ने कहा इनको डेयरी भी दे दो। और मछली पालन, तो इसलिए किसान नई तकनीकी से अपना और विकास कर सके, वो व्यवस्था है भी आपके बेटे के पास। तो आपको कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आप जो सोचते हैं, जो सपना आपका समाज पूरे राजस्थान में सोचता है, उस सपने को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आप सबको साथ लेकर के जवाहर मैडम आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सकारात्मक है, माननीय मुख्यमंत्री जी सकारात्मक है, पूरी पार्टी सकारात्मक है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। आप तो संस्कृति का संरक्षण, विरासत का संरक्षण और गुर्जर समाज आधुनिक युग में उस स्थान तक कैसे पहुंचे जो हमारे महापुरुषों ने सोचा है, उसका संकल्प लेकर के आगे बढ़िए। मैं निश्चित रूप से आपकी आकांक्षाओं का पूरा करूंगा। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, बोले देव नारायण भगवान।